नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के मुख्य बिंदु को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में तुगलक वंश से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तुगलक वंश की शुरुआत कब से हुई। जो तुगलक वंश की इसकी शुरुआत 1320 ईस्वी से हुई और ये 1414 ईस्वी तक चला, यानी 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। और जो उसका सबसे पहला शासक हुआ उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका जो शासन रहा 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक इन्होंने कुल 5 वर्ष शासन किया। और इन्होंने 5 सितंबर 1320 ईस्वी को जो तुगलक गयासुद्दीन तुगलक था, इसका मूल नाम था गाजी मलिक। ये गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था और गयासुद्दीन तुगलक को ही तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है या तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। गयासुद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल किया। 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। इसी के उपलक्ष्य में गयासुद्दीन ने मलिक उल गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। और जब मुबारक शाह खिलजी वंश का जब सुल्तान मुबारक शाह खिलजी था, तब उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का जो गवर्नर था वो गयासुद्दीन तुगलक था और एक शक्तिशाली गवर्नर था उस समय। वो गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। और गयासुद्दीन तुगलक ने कुओं व नहरों का निर्माण करवाया था, कुओं और नहरों का निर्माण करवाया था। और संभवतः ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। और इसने जो लगान या राजस्व लेना शुरू किया था, इसने अमीरों की भूमि को पुनः वापस लौटा दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम पे खालसा भूमि में जो भूमि को खालसा भूमि में बदला था, उसे फिर से पुनः अमीरों को वापस कर दी गई थी। और लगान या राजस्व उपज का 1/10 या 1/12 भाग गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में लिया जाता था। और गयासुद्दीन तुगलक की निजामुद्दीन औलिया से बनती नहीं थी, क्योंकि जब खुसरो शासक था तो उस समय निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका दान में दिए गए थे। तो निजामुद्दीन औलिया से उस रकम को मांगा गया था, इसीलिए निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक की बनती नहीं थी। और जब वो बंगाल अभियान पर गया था और उसने जब वापस लौट रहा था, उसने फरमान जारी किया था कि हमारे दिल्ली आने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं। इसी के उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और रास्ते में ही जूना खां के आदेश पर लकड़ी के महल के दबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया, जो रोमन शैली पर आधारित था। और जब बंगाल अभियान से लौटते समय, अभी बताया था आपको, बंगाल अभियान के लौटते समय 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। वो भी जो मृत्यु हुई थी, ये जूना खां जो उसका पुत्र था, उसके आदेश पर अहमद खां अयाज के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी हुआ मोहम्मद बिन तुगलक।
जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल रहा 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम या जूना खां का मूल नाम उलूग खां था। उलूग खां मूल नाम था। और ये सुल्तान सबसे अधिक विवादित या विवादास्पद सुल्तान था अब तलक का। और इसे इतिहास में पागल, सनकी, रक्त पिपासु और स्वप्नशील आदि नाम से जाना गया या आदि नाम से पुकारा गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और जियाउद्दीन बर्नी पुस्तक फतवा ए जहांदारी में गया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और इब्न बतूता की पुस्तक किताब उल रहला या सिर्फ रहला कह दो, किताब उल रहला में भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, देवगिरी बदली थी। और देवगिरी को उसने नाम रखा था दौलताबाद। और बाद में पुनः दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी को वापस ले आया था। और राजमुंदरी के एक अभिलेख, तेलंगाना में है राजमुंदरी का एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। और ये पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्त की थी। या इससे पहले जो अधिकारी बनते थे वो वंशानुगत होते थे, लेकिन इसने क्या किया, जैसे जिसकी योग्यता वैसे उसका पद दिया था। और इब्न बतूता जो मोरक्को का देश का रहने वाला था, मोरक्को या अफ्रीका देश का रहने वाला था, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और जब भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। दिल्ली का काजी इब्न बतूता को नियुक्त कर दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन देश में भेजा था। और ये ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए, जिसमें से अकेले दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए और अधिकतर दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। जिसके उस उपलक्ष्य में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य जो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर हरियर और बुक्का दो भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की थी। यानी कि 1337 में विजयनगर में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की थी। इसका 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, बहमनी वंश की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। यह भी दक्षिण भारत का ही राज्य था। और मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। और ये पहला सुल्तान था जिसने पीरों की मज़ारों पर जाना शुरू किया और कब्र का निर्माण करवाया था। और अजमेर की ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। और बहराइच यूपी में सालार मसूद शाह की दरगाह पर भी गया था। ये पहला सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया और बहराइच में सालार मसूद शाह की दरगाह पर भी गया था। आगे है
जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। जो अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह है, इसका अर्थ है ईश्वर सुल्तान का समर्थक होता है। और इसने आदिलाबाद किला का बनवाया और जहाँ पनाह नगर को भी बसाया था। और इसी के शासनकाल में कान्हा नायक ने वारंगल राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था, जिसने इंसा-ए मेहरू नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसने 5 योजनाएं चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई जो असफल हुई। पहली योजना थी दोआब में कर की वृद्धि, लगभग 50% कर या टैक्स की वृद्धि। और उस समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया और प्लेग बीमारी या प्लेग महामारी फैल गई। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर टैक्स वसूली नहीं रोकी गई, इसीलिए वहाँ की जनता ने विद्रोह करने पर उतारू हो गई। इसीलिए वहाँ पर इस योजना को रोकना पड़ा और इसी कारण से ये पहली योजना उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की असफल होगी। दूसरी योजना थी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरण करना। और उसका मुख्य मकसद था कि दक्षिण भारत से जो देवगिरी है, यहाँ से दक्षिण भारत और उत्तर भारत यानी पूरे भारत पर शासन नियंत्रित किया जा सके। लेकिन उसके इस नियम को या इस उद्देश्य को ना तो जनता समझ सकी और ना ही उसकी सेना, इसीलिए उसकी ये योजना भी असफल हो गई। इसके बाद उसने नंबर 3 पे चलाई सांकेतिक मुद्रा में फरिश्ता के अनुसार पीतल के सिक्के और बरनी के अनुसार तांबे के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी का टका के बराबर था। और ढलाई पर नियंत्रण न होने के कारण बाजार में अनेक नकली टकसाल आ गए या जाली सिक्के छपने लगे, जिससे सुल्तान ने क्या किया कि उस सभी सिक्कों को अपने पास मंगवा करके खजाने से चांदी के सिक्कों से बदल दिया, जिससे खजाना खाली हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना भी असफल हो गई। चौथी योजना में खुरासान में अशांति फैल गई। अशांति फैलने के कारण इन्होंने क्या किया कि 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, यानी कि 1 साल का पहले से ही वेतन दे दिया। लेकिन खुरासान में समझौता हो जाने के कारण इन्होंने वहाँ आक्रमण नहीं किया और जो 3,70,000 सैनिकों को 1 वर्ष का पहले से वेतन दिया था, वो पूरा का पूरा वेतन इनका मारा गया। और चौथी योजना भी इनकी असफल हो गई। इसके बाद कराचिल अभियान, वहाँ पर 2 पहाड़ियाँ थी, कराचिल और कुमायूं, जिनके बीच में विवाद हो गया था। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि हम कराचिल पर आक्रमण करेंगे और वहाँ पर फतेह हासिल करेंगे। लेकिन उन पहाड़ियों में आपस में समझौता हो जाने के कारण इनकी 5वीं योजना भी असफल हो गई। और इन योजनाओं के असफल होने के कारण इतिहास में इन्हें असफलताओं का बादशाह कहा गया। और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने होली और दीपावली, जो हिंदुओं के त्यौहार हैं, पहली बार इन त्योहारों में शामिल हुआ। इससे पहले कोई भी सुल्तान नहीं था जो हिंदुओं के होली और दीपावली त्योहारों में शामिल हुआ हो। 20 मार्च 1351 ईस्वी में जब ये सिंध जा रहा था,
तो थट्टा के निकट गोडाल नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ फिरोज शाह तुगलक हुआ। और इतिहासकार हबीबुल्लाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था कि अंततः लोगों को लोगों से मुक्ति मिली। ये कथन हबीबुल्लाह ने कहा था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसका उत्तराधिकारी हुआ फिरोज शाह तुगलक ने जो शासन किया 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। और फिरोज शाह तुगलक का जो राज्य हुआ वो 2 बार हुआ। पहली बार राज्य अभिषेक हुआ थट्टा में जो राज्य अभिषेक हुआ वो मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। और दूसरी बार राज्य अभिषेक हुआ दिल्ली में अगस्त 1351 में। जो फिरोज शाह तुगलक था ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और सिपह सलार का पुत्र था। और फिरोज शाह तुगलक की फुतूहत फिरोज शाही से इसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। और जो इसकी माँ का नाम बीबी जैला था। जो बीबी जैला थी वो राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी, यानी कि ये हिंदू माँ की संतान था। और बगदाद के खलीफा ने इसे कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि से नवाजा था। और फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगाए गए अनाप शनाप कर को हटाकर मात्र 4 कर वसूलने का आदेश दिया। पहला खराज या लगान वसूला जाता था या राजस्व कह सकते हैं। दूसरा था खुम्स यानी लूट का माल। तीसरा था जजिया कर, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात जो मुसलमानों से वसूला जाता था। इसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इससे ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे। और इसने एक कर और लगाया सिंचाई कर, जो उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। और इसने जो अधिकांश सैनिकों को जागीरें या ज़मीनें प्रदान की थी और वेतन कम दिया था। और इसने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की, जिसका काम था दासों की देख रेख करना। और ये पहला सुल्तान था जिसने उलेमाओं को भी काम पर लगाया था या उलेमाओं को भी युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया था। पहले उलेमा वर्ग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ राजमहल के अंदर रहकर कामकाज ही संभालते थे। और पहला सुल्तान था जिसने हज यात्रियों के लिए शासन के खजाने से हज के जो खर्चा था वो खर्चे की व्यवस्था की थी। और इसने 1 दर्जन नए नगर की स्थापना की थी, जैसे मुख्य था फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद। ये दिल्ली वाला फिरोजाबाद है। यूपी का भी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए, लेकिन यहाँ ये फिरोजाबाद दिल्ली का है। और इसने मेरठ और खिरजाबाद या टोपरा गांव, मेरठ के टोपरा गांव से अशोक के 2 शिलालेखों को मंगवा करके दिल्ली में स्थापित करवाया था। और इसके शासनकाल में बनी जहाँ तेलंगानी मकबरा, इसके शासनकाल में जो बनाया गया था खान ए
जहाँ तेलंगानी मकबरा उसकी जो तुलना है जेरूसलम के उमर मस्जिद, जेरूसलम के उमर मस्जिद से की जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा और विक नामक सिक्के चलवाए थे और ये सिक्के चांदी और तांबे के मिश्रण से बनाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक एक नया विभाग बनाया था, जिसका काम था अनाथ बच्चों और विधवा मुस्लिम महिलाओं को खैरात यानी कि मदद करना। और फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा दास थे, या दासों की संख्या सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक के समय में थी, जिनकी संख्या थी 1,80,000। और इसके शासनकाल में दो विद्वान थे, जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए-सिराज, जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही से फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर फिरोज शाह तुगलक पूछे तो जहाँ ये तारीख़ है यहाँ पे फतुवत-ए-फ़िरोज़ शाही होगा, तो फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक हो जाएगी। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने भानुदेव तृतीय उड़ीसा के जामनगर में पड़ता है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, यानी कि तोड़ फोड़ दिया था, बिल्कुल नष्ट कर दिया था। और 1361 ईस्वी में नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में है, उसको भी पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोजाबाद नामक नगर फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा प्रिय था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो जौनपुर नगर बसाया था, वो जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। दारुल सफ़ा नामक एक अस्पताल बनवाया था, जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। और सिक्कों पर इसने स्वयं को सिक्के चालीस शुरू किए थे, अद्धा और विक, इसमें स्वयं को खलीफा अंकित करवाया था और अपना उत्तराधिकारी और शहजादा फतेह खां का भी नाम अंकित करवाया था। और जो इसका शासनकाल था कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था, यानी कि कल्याणकारी लोगों का कल्याण करना, कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। इतिहासकार एल फिस्टन और हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। और फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हुई अगस्त 1388 में हुई, अगस्त 1388 को फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी बना तुगलक शाह, ये फिरोज शाह के पुत्र फतेह खां का पुत्र था। और ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। और ये बहुत ही विलासी अयासी प्रवृत्ति का था, इसीलिए सरदारों ने इसकी हत्या कर दी 1389 ईस्वी में। इसके बाद अबू बकर को सुल्तान बनाया, ये 1389 से 1390 ईस्वी तक। और इसके बाद नासरुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ, जिसका शासनकाल था 1390 से 1394 ईस्वी तक। और अगला नासरुद्दीन महमूद शाह, ये मोहम्मद शाह है, ये महमूद शाह, इसका जो शासनकाल था 1394 से 1412 ईस्वी। और ये अंतिम सुल्तान था। इसका जो शासनकाल था दिल्ली से पालम तक ही था। ये नाम मात्र का
शासन था, शासन नाम मात्र का शासक था। और इसके समय में 2 शासक थे, एक तो नुसरत खां, दूसरा महमूद शाह। जो नुसरत खां था वो फिरोजाबाद से अपनी सत्ता संभाल रहा था, और इसी नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में मलिक सरवर नामक हिजड़ा ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग नामक आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, जो एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन बहुत ही आताताई, बहुत ही अत्याचारी था, जिसने दिल्ली में 15 दिन रहकर खूब लूटपाट की थी। और जब तैमूर लंग वापस लौटा तो उसने अपने जीते हुए प्रदेश को खिज्र खां को सौंप दिया था। इसके बाद तैमूर लंग के वापस जाने के बाद मल्लुक इकबाल अपने सेनापति के मदद पाकर नसरुद्दीन मसूद शाह ने फिर से दिल्ली की सत्ता संभाल ली। लेकिन एक युद्ध में मल्लुक इकबाल खिज्र खां के हाथों मारा गया। जब खिज्र खां के हाथों मल्लुक इकबाल मारा गया तो महमूद शाह ने अपनी जो सत्ता है, दिल्ली की सत्ता, एक अपने सेनापति दौलत खां लोधी को सौंप दी। जब दौलत खां लोधी को सौंप दी, इसके बाद 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद 1413 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता के लिए दौलत खां लोधी और खिज्र खां के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए युद्ध हुआ, जिसमें दौलत खां लोधी हार गया और खिज्र खां विजयी हो गया। और इसी के साथ तुगलक वंश का अंत हुआ और नया वंश शुरू हुआ दिल्ली पर, सैयद वंश। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं सैयद वंश के या अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।